एंडोमेट्रियोसिस बदकिस्मती से बहुत कॉमन है। कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि ये लगभग 10% पूरी फीमेल पॉपुलेशन में होता है दुनिया भर में, जो 100 मिलियन से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं। तो इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है, ये कहाँ मिलता है, और हम कुछ थ्योरीज पे बात करेंगे जो इसके कॉज के पीछे हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस को सही से समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काम करता है। हमने पहले ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पर एक पूरा वीडियो फिल्म की है, तो इस वीडियो से पहले उसको देखना वर्थ है। लेकिन शॉर्ट में बोलो तो ये ऐसा समझो कि हर महीने यूटेरस की इनर लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम होती है, यूटेरस की वॉल से डीअटैच हो जाती है और फिर बहकर वजाइनल कैनाल के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाती है। अब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली बॉडी इसको होने से रोकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वो न्यूट्रिशनल सोर्स है जो एम्ब्रियो को डेवलप होने में मदद करता है और इवेंचुअली उसको फीटस बनाता है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करते हुए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज तक हम इसके एक सिंगुलर कॉज को समझ नहीं पाए हैं, अगर इसका कोई सिंगुलर कॉज है तो। एंडोमेट्रियोसिस के कॉज के पीछे कई थ्योरीज हैं और आज हम उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस बॉडी में आखिर किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूटेरस देख सकते हैं और आप देख सकते हैं एक थिकन मस्कुलर पोर्शन और अंदर एक होलो सेंटर भी है। हम वजाइना भी देख सकते हैं जो यूटेरस की तरफ लीड करती है। रेक्टम जो बिल्कुल पीछे है, यहाँ आप कोलन का पार्ट भी देख सकते हैं और आप ब्लैडर को भी देख सकते हैं और वो इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप जो इसका यूटेरस के साथ है। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चा पैदा कर चुकी वुमेन आपको बढ़िया समझा सकती है। यहाँ आप प्यूबिक बोन्स को देख सकते हैं और फिर हमारे पास एक ओवरी भी है। अब ये ओवरी जो यहाँ है टिपिकली ओवरी से अलग दिख रही है और मुझे नहीं पता क्यों, मतलब हमें इन कैडेवर्स पर कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल बैकग्राउंड नहीं मिलता, तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें क्या अलग है। ये पॉलिसिस्टिक हो सकती है, शायद इसको एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, लेकिन मुझे डायग्नोज करने का रियल एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि उस ओवरी में कुछ इश्यू है। हम ये भी देख सकते हैं इसका यूटेराइन ट्यूब जो इसको यूटेरस से अटैच करता है। तो अब जब हमें पता है कि हम क्या देख रहे हैं, चलिए डिफाइन करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस असल में क्या है। सबसे कॉमन और बेसिक डेफिनेशन है, इसे ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि एंडोमेट्रियल जैसी टिश्यू है जो यूटेरस से बाहर होती है। अब अगर हम यूटेरस को फिर से देखें, ये होलो पोर्शन जो यहाँ है ये नॉर्मल तौर पर एक थिक ग्लैंडुलर टिश्यू से लाइंड होता है जो एंडोमेट्रियम कहलाता है, और आपको याद होगा कि ये ही वो न्यूट्रिशनल सोर्स है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में आप ये टिश्यू या कुछ इसके बहुत सिमिलर टिश्यू को पूरा पेल्विक कैविटी में डिस्ट्रीब्यूटेड पाएंगे। तो आप इसे एक ओवरी पर पा सकते हैं, आप इसे यूटेराइन ट्यूब पर भी पा सकते हैं, आप इसे ब्लैडर पर भी पा सकते हैं, या आप इसे इस येलोई टिश्यू पर भी पा सकते हैं जो पीछे है, इसे पेरिटोनियम कहते हैं। बात यह है कि एंडोमेट्रियोसिस के अलग अलग टाइप्स हैं। आपके पास पेरिटोनियल सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जो ये है कि आपके पास ये लीजन्स या इरिटेशंस और इन्फ्लेमेशंस और पेन के स्पॉट्स पेल्विक कैविटी के सुपरफिशियल टिश्यू पर हैं। या आपके पास ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है जो असल में एंडोमेट्रियल टिश्यू के सिस्ट होते हैं ओवरीज में या फिर उसके अंदर। या फिर आपको डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, और ये वो जगह है जहां ये लीजन्स पेनिट्रेट करके बॉडी के टिश्यू में और गहरे ढल जाते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर आपके पास एक या एक से ज्यादा टाइप भी हो सकते हैं, आपके पास सिर्फ एक टाइप नहीं होना जरूरी है। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे से ज्यादा दर्द करता है। आप देख सकते हैं कि पेन एक बड़ा ही सब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है, मतलब कि इंडिविजुअल जो बिल्कुल एक ही टाइप का एंडोमेट्रियोसिस बिल्कुल एक ही प्लेस में और बिल्कुल एक ही सिवियरिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अलग अलग अमाउंट में पेन महसूस करते हैं। अब हमें यह भी समझना होगा कि एंडोमेट्रियोसिस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आपके पास स्टेज 1 से स्टेज 4 तक होते हैं। अब आप स्टेज 1 को समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत कम एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और स्टेज 4 में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। लेकिन बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि स्टेज 4 में दर्द स्टेज 1 से ज्यादा होता है। हकीकत में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस है और उनका दर्द उन लोगों से ज्यादा है जिनके पास स्टेज 4 है और वाइस वर्सा। फिर से हम ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल कितना पेन एक्सपीरियंस कर रहा है उसके स्टेज के आधार पर। अब इंटरेस्टिंगली स्टेज स्टैटिक भी नहीं होते हैं, या वो हो सकते हैं।
शायद आप स्टेज 1 पर हैं और कभी स्टेज 2 पर नहीं बढ़ते, या शायद आप स्टेज 3 पर हैं तो आप एक्चुअली रिग्रेस करते हैं स्टेज 1 पर वापस। तो आप सोच रहे होंगे कि एंडोमेट्रियोसिस होना आखिर बड़ा इशू क्यों है, जैसे किसको परवाह है अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू वहां है जहां होना नहीं चाहिए। तो अगर आपको याद हो, मैंने पहले कहा था कि हर महीने यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम डिजाइन है कि वो स्लो ऑफ हो जाए। वही सेम चीज पेल्विक कैविटी में डिस्ट्रीब्यूटेड एंडोमेट्रियल टिश्यू के साथ भी होती है। अब नॉर्मली ये टिश्यू वजाइना से बॉडी के बाहर निकल जाता है, लेकिन पेल्विक कैविटी के अंदर इसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो जो होता है वो ये कि ये यहाँ पर पूल करने लगता है और ये शुरू करता है बॉडी के उस पेल्विक कैविटी के एरियाज को इरिटेट और एजिटेट करना, और इसके बाद वो डेवलप होने लगता है जिसे हम कहते हैं लीजन्स, और ये लीजन्स में बेहिसाब दर्द हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के एंड प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि बहुत से इंडिविजुअल्स जो एंडोमेट्रियोसिस में होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में बहुत दर्द होता है। तो चलिए कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के कॉज के पीछे हैं। पहली और सबसे पुरानी थ्योरी को रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और इसके पीछे का आइडिया काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जैसे कि यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और उस एंडोमेट्रियम को वजाइना के नीचे स्लग ऑफ करना शुरू करता है, कुछ एंडोमेट्रियम के टिश्यू वापस यूटेराइन ट्यूब में चले जाते हैं जब तक वो एग्जिट नहीं हो पाता। फिर ये पेल्विक कैविटी में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और जैसे आप ये महीने के बाद करते हैं, एंडोमेट्रियम टिश्यू बिल्ड अप होने लगता है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर पर लेयर बनाने और थिक बोन डेवलप करता है। अब इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमने ये डिस्कवर किया है कि लगभग 75 से 90% फीमेल जो मेंस्ट्रुएटिंग है वो वैसे भी ये करती हैं और उन सबको एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल स्टडीज परफॉर्म की गई हैं और मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप इसे चेकआउट कर सके अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना हो। उन्होंने क्या किया कि कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू लेकर सीधा पेल्विक कैविटी में इंजेक्ट कर दिया, और जब उन्होंने ये किया तो 46% टाइम वो एनिमल अब एंडोमेट्रियोसिस में था। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है अगर वो एक बार इंजेक्ट करते हैं। अगर वो उनको 2 बार या उससे ज्यादा बार इंजेक्ट करते हैं तो 100% टाइम वो उनको पूरा का पूरा एंडोमेट्रियोसिस ही ट्रांसफर कर देते हैं। अब बेशक आप लोग सोच रहे होंगे कि ओ ये तो काम कर रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, राइट? हम लिटरली एंडोमेट्रियम को चुरा रहे हैं और उसके बाद इंजेक्ट कर रहे हैं। शरीर ऐसे काम नहीं करता। अब बेशक ये काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा सबूत भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंगुलर कॉज है एंडोमेट्रियोसिस का। एक और थ्योरी ये है कि ये ऑटो इम्यून इशू है। तो मान लो हमारे पास वो रिग्रुएंट फ्लो है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। एंडोमेट्रियल टिश्यू और ब्लड यूटेराइन ट्यूब से निकल के पेल्विक कैविटी में गिरना शुरू हो रहा है। जैसे ही ये एंडोमेट्रियल टिश्यू के डिपॉजिट बनना शुरू करते हैं, ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे और इन्फ्लेमेशन के साथ व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे। अब नॉर्मली वो व्हाइट ब्लड सेल्स आगे बढ़ के उस एंडोमेट्रियल टिश्यू को खाना और डिस्ट्रॉय करने की साइकिल पर काम करेंगे और सब कुछ वापस नॉर्मल कर देंगे। पर ऑटो इम्यून थ्योरी के पीछे आइडिया ये है कि कई रीजंस की वजह से व्हाइट ब्लड सेल अपना काम करना बंद कर देते हैं, और जैसे ही वो एंडोमेट्रियल टिश्यू को इग्नोर करना शुरू करते हैं, ये एक्चुअली उस टिश्यू को और ज्यादा ग्रो होने को प्रमोट करते हैं। एक और थ्योरी ये है कि ये जेनेटिक है, मतलब ये आपके जीन्स में है और ये हेरिडिटरी है। हमने डेफिनेटली ये देखा है कि अगर एक माँ को ये है तो उसकी बेटी को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और फिर भी उनको एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी झेलनी पड़ती है। आखिरी थ्योरी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो स्टेम सेल्स के साथ रिलेटेड है। ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस के एक बड़ी मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। देखो, अगर हम वापस यूट्रस के पास जाएंगे तो एंडोमेट्रियम के अंदर सबसे डीप लेयर में आपको काफी सारे स्टेम सेल मिलते हैं और उनका काम है हर महीने एंडोमेट्रियम को रीग्रो करना। इस थ्योरी में जब आपको वो रेट्रोग्रेड फ्लो होता है तो ब्लड यूटेराइन ट्यूब के ऊपर बैक ट्रैप कर रहा है। स्टेम सेल्स जब उनका टाइम नहीं है तो वो स्लग ऑफ होते हैं और एक राइड लेते हैं। फिर वो पेल्विक कैविटी के अंदर पॉपुलेट हो सकते हैं, मतलब वो अंदर एंडोमेट्रियम को रीग्रो कर सकते हैं। अब ये इनिशियल रेट्रोग्रेड थ्योरी से अलग है क्योंकि इनिशियल थ्योरी में बस रिपीटेड रेट्रोग्रेड फ्लो था जो और एंडोमेट्रियम लेयर को बनाने की कोशिश कर रहा था, पर इस इंस्टेंस में स्टेम सेल्स अपने आप उससे रीग्रो कर रहे हैं। अब ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि स्टेम सेल्स ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में जंप कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पेल्विक कैविटी को छोड़ के भी जा सकते हैं। हमने एंडोमेट्रियल जैसे टिश्यू और एंडोमेट्रियोसिस को ब्रेन तक में देखा है।
तो ये काफी सेंस बना सकता है, क्योंकि स्टेम सेल्स थ्योरी के बिना ब्रेन में एंडोमेट्रियोसिस कॉज करना मुश्किल होता है। अब सिर्फ इतनी ही थ्योरीज नहीं है, और भी कई थ्योरीज हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो कहता है कि बस एक ही कॉज होना चाहिए। ये उन थ्योरीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और जो मैंने डिस्कस की या फिर वो भी जो मैंने डिस्कस नहीं की। फैक्ट ये है कि एंडोमेट्रियोसिस कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, और वो इसलिए क्योंकि अगर बताता तो वीडियो 3 घंटे लंबी होती। मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके एक फाउंडेशन दिया होगा, जिससे कि अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सवालों के जवाब दे पाएंगे, और अगर जवाब गलत भी हुआ तो कम से कम सही दिशा में सोच तो पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियो बन पाई है हमारे दोस्तों की वजह से, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है पैट्रियन ऐप पर। इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट ये पॉसिबल बनाता है कि हम और वीडियोस बनाएं, और वो भी फ्रीक्वेंटली। आइडिया ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सके ह्यूमन बॉडी के बारे में समझा सके, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतना बेहतर है, और ये पैट्रियन के सपोर्ट के जरिए पॉसिबल हो पाता है। तो भाइयों, अगर तुम मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो जाके मेरे पैट्रियन पेज पर फॉलो कर लो हम लोगों को, और हमारे बिहाइंड द सीन भी तुमको वहीं पर मिल जाएंगे। खैर, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। मुझे पड़ोसी के घर में पटाखे फोड़ने हैं, ताकि उसकी पटाखा बेटी मेरे ऊपर पैदा हो जाए। बाय बाय।